परसर्ग मतलब कारक विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। और कर्ता के साथ परसर्ग जुड़े हो। भूतकाल की सकर्मक क्रिया परसर्ग रहित, यानी कि क्या है, उसमें कोई कारक विभक्ति ना हो। और कर्ता के साथ परसर्ग जुड़े हो अर्थात कारक विभक्ति हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यदि भूतकाल की सकर्मक क्रिया हो जो कारक विभक्ति का चिन्ह उसमें नहीं हो, लेकिन कर्ता के साथ कारक विभक्ति हो, ठीक है, तो वहां पे क्रिया जो होगा वो क्या होगा, वो कर्म के अनुसार होगा। अर्थात राम ने रोटी खाई, यानी कर्ता क्या हो गया, राम हो गया, और खाई क्या है, ये भूतकाल का शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ कुछ, ठीक है, कोई कारक विभक्ति नहीं है। राम ने कर्ता ने हो गया, उसके बाद से आपका कर्म अर्थात के साथ आपको कोई कारक विभक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पे क्रिया जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। अर्थात राम क्या है, तो राम आपका एक वचन है और उसकी क्रिया जो है, ठीक है, तो उसमें क्रिया जो होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। तो राम है तो राम ने रोटी खाई, इस तरह से चलेगा। देखिए, खाई भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, खाना हो गया वो सकर्मक क्रिया है और परसर्ग रहित है, तथा राम कर्ता परसर्ग सहित है। रहित सहित दो शब्द बताए, सहित मतलब साथ होता है, रहित मतलब उससे अलग, उसमें नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्ता के अनुसार आपका चलेगा। क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई। और दूसरा है, यदि कर्ता और कर्म दोनों में परसर्ग जुड़े, यदि कर्ता के साथ और कर्म के साथ दोनों में कारक विभक्ति हो तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग होती है। यदि कर्ता के साथ कर्ता की विभक्ति ने कारक के साथ कर्म के साथ उसकी विभक्ति को, कर्ता और कर्म दोनों की विभक्ति हो, ठीक है, से जुड़ी हो, क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग होगा। जैसे राम ने पत्र को फाड़ा, राम ने कर्ता ने कर्म को पत्र को, ठीक है, फाड़ा, तो वहां पे एक वचन आपका और पुल्लिंग होगा। और आगे क्या है, तो यदि कर्ता के साथ को, यदि कर्ता की विभक्ति क्या है, ने है, लेकिन यदि कर्ता के साथ को विभक्ति आए तथा कर्म के स्थान पर क्रियार्थक संज्ञा हो, यदि कर्ता के साथ को विभक्ति आए और कर्म के साथ क्रियार्थक संज्ञा हो, ठीक है, क्रिया के रूप में आपकी क्रियार्थक संज्ञा हो, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होगी। यदि कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने नहीं को, कर्म की विभक्ति को है ना, तो उसकी विभक्ति को हो, तथा कर्म के स्थान पर क्रियार्थक मतलब क्रिया किया हुआ, ठीक है, संज्ञा हो, तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होगी। जैसे हमें बाजार जाना है, तो जाना है ये क्या है, तो क्रिया जो है वो पुल्लिंग एक वचन है, हमें बाजार जाना है। मुझे सोना है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगा। सीता को खेलना है, ऐसे होगा। अगला है, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग वाले अनेक विभक्ति सहित हुए कर्म हो, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग वाले अनेक विभक्ति सहित हुए कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग वाले अर्थात कई लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मतलब भिन्न भिन्न लिंग वाले, ठीक है, अनेक विभक्ति सहित, विभक्ति के साथ कर्म हो, भिन्न भिन्न लिंग वाले अनेक विभक्ति के साथ कर्म हो, तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए, मजदूर ने पानी के साथ, मजदूर ने पानी के साथ, ठीक, रोटी और चटनी खाई, रोटी और चटनी खाई, तो अंतिम क्रिया क्या है अंतिम, तो
मजदूर ने पानी के साथ, ठीक है, अंतिम क्रिया क्या है, खाई है, ठीक है, रोटी खाई है और चटनी, तो चटनी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अंतिम क्रिया के साथ आपका चलेगा और उसी के लिंग के और उसी के वचन के अनुसार, अर्थात क्या है, तो चटनी, चटनी के लिंग और वचन के अनुसार, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, और आपका एक वचन है, तो वहां चलेगा कि आप इसके अनुसार चलेगा, मजदूर ने पानी के साथ रोटी और चटनी खाई। और उसके बाद से आपका देखिए, मजदूर ने पानी के साथ रोटी और चटनी, रोटी और अचार खाया। दूसरा उदाहरण आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मजदूर ने पानी के साथ रोटी और अचार खाया, चटनी खाई और अचार खाया, क्यों हो जा रहा है, अचार क्या हो जा रहा है तब, लिंग, और आपको बोले हैं कि वचन के अनुसार, तो पुल्लिंग हो जा रहा है, तो उसके अनुसार चलेगा, तो खाया हो जाएगा, रोटी और अचार खाया, अचार पुल्लिंग हो गया, ठीक है, और उसके वचन के अनुसार होगा, चटनी स्त्रीलिंग हो गया, उसके अनुसार आपका हो जाएगा। तो इस तरह से रोटी और चटनी खाए और रोटी और अचार खाया हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्रम में जानेंगे विशेषण और विशेष्य के अन्वयी क्या होता है। इसका देखिए, आपका विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है, विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है, अतः उसके लिंग वचन भी विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है, अतः उसके लिंग वचन भी विशेष्य के अनुसार ही होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, तो विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है, ठीक है, तो अतः उसके लिंग और वचन भी विशेष्य के अनुसार ही होगा, ठीक है। तो काला घोड़ा, घोड़ा क्या है, विशेष हो गया, और काला क्या हो गया, विशेष हो गया। तो अब जब आपका घोड़ा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, काला घोड़ा, लेकिन जब घोड़ी हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, जब उसके अनुसार चल रहा है तो काली हो जाएगा, ठीक है। अब जब घोड़े हुए तो तब क्या हो जाएगा, तब काली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि घोड़ा आपका एक वचन पुल्लिंग हो गया तो काला हो गया, घोड़ी आपका एक वचन स्त्रीलिंग हो गया तो काली हो गया, घोड़े आपका बहुवचन हो गया, उसके साथ बहुवचन अर्थात काली हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कर्म के आगे परसर्ग हो, यदि कर्म के आगे परसर्ग हो तो उसका विशेषण जो कर्म के साथ में प्रयोग किया गया हो, यदि हो, सदा एक वचन पुल्लिंग में होता है। यदि कर्म के आगे परसर्ग हो तो उसका विशेषण जो कर्म के बाद में प्रयोग किया गया है, ठीक है, सदा एक वचन पुल्लिंग में होता है। जैसे राम ने लाठी को सीधा किया, राम ने लाठी को सीधा किया, कर्म क्या है, लाठी, परसर्ग सहित है, ठीक है। राम ने लाठी सीधी की, ठीक है, कर्म क्या है, लाठी, तो परसर्ग यहाँ पे रहित हो गया। पहला आपका परसर्ग सहित है, यहाँ पे आपका परसर्ग रहित है। क्या है, राम ने लाठी को सीधा किया, राम ने लाठी सीधा किया, क्या समझ में आ रहा है। यदि कर्म के आगे परसर्ग हो, ठीक है, परसर्ग मतलब क्या है, कर्म के आगे विभक्ति हो, कारक विभक्ति हो, तो उसका विशेषण जो कर्म के बाद में प्रयोग किया गया हो, ठीक है, सदा एक वचन पुल्लिंग होगा। इसलिए राम ने लाठी को, ठीक, सीधा किया, इसका क्या हो जाएगा, लाठी आपका परसर्ग सहित है, और राम ने लाठी सीधी की, यहाँ पे क्या है, तो कर्म क्या हो गया, राम ने को नहीं दिया है फिर, तो यहाँ पे परसर्ग रहित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद से तीसरा है समस्त पद के विशेषण बहुवचन में, समस्त पद के विशेषण बहुवचन में होते हैं। जैसे अच्छे माँ बाप, समस्त पद के विशेषण बहुवचन होते हैं। जैसे अच्छे माँ बाप, अच्छा माँ बाप नहीं, ठीक है, तो अच्छे माँ बाप हो जा रहा है वहां पे, क्यों, क्योंकि आपका समस्त पद जब आपका बना तो वहां पे अच्छा नहीं बल्कि अच्छे बहुवचन हो जाएगा आपका। देखिए
अनुस्वार के प्रयोग से संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या है आपका? बच्चों, संबोधन चिन्ह दिया है, बच्चों इधर आओ। तो उसके बाद से आपका क्या है? बच्चों ने खाना खाया। भाइयों मेरी बात सुनो, भाइयों ने बहनों से राखियां बंधाई। यहाँ पे आपका अनुस्वार का प्रयोग बता रहा है कि क्या है? ये बंधाई, बंधाई में आपका चंद्र बिंदी आपका हो गया, ठीक है। और अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दिया गया है। तो राखियां, यहाँ पे चंद्र बिंदी है, बधाई में आपका ब पे चंद्र बिंदी है। हाँ देखिए, 4 पत्र भेजे, 4 पत्र भेजे, 4 पत्र भेजे, यहाँ पे चंद्र बिंदी चाहे कुछ बिंदी आपका नहीं है, यहाँ पे भेजे बहुवचन आपका हो जा रहा है, भेजे 4 पत्र भेजे, यानी एक वचन दिखाई दे रहा है, और 4 पत्र भेजे आपका वहां पे अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अनुस्वार का प्रयोग क्या चीज होता है, ठीक है। आगे है आम खाए, आम खाए, आम खाए, आम खाए, चंद्र बिंदी वहां लग जाएगा आपका। सही उत्तर बताए, सही उत्तर बताएं, अंतर दिखाई दे रहा है, सही उत्तर बताए, ठीक है। और सही उत्तर बताएं, चंद्र बिंदी, ठीक है। क्रियाओं में अनुस्वार लगने से वाक्यों का अर्थ ही बदल गया तथा इन क्रियाओं से प्रार्थना या आग्रह सूचित होने लगा। ऐसे प्रयोगों के प्रति अत्यंत सावधान रहिए। क्या है? 4 उत्तर बताए, 4 उत्तर बताए, वहां पे आपका आज्ञा आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, आग्रह कर रहा है, 4 उत्तर बताए, ठीक है। आम खाए, आम खाए, आपको आज्ञा दिया जा रहा, आम खाए। तो इस तरह की आपकी यहाँ पे अशुद्धियां बताए गए हैं। अब वर्तनी में सुधार आपके नियम कुछ है, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के 2 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। विद्यार्थी यह निर्णय नहीं कर पाता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। वर्तनी सुधार निम्नलिखित नियम इसमें होता है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, आगे फिर आप देखते रहिएगा। देखिए, अशुद्ध रूप है और शुद्ध रूप दिया है। जैसे दिया है गाय, नहीं, गए के लिए, गए के लिए, देखिए ठीक है, वह बाजार गए, यहाँ पे बता रहे अशुद्ध रूप शुद्ध रूप। देखिए, गए के लिए, लीजिए, पीजिए, सोई। यहाँ क्या है आपका? गए के लिए, यहाँ लीजिए, पीजिए, सोई, ठीक। अंतर समझ में आ रहा है आपको? देखिए इधर आपका गए, यहाँ देखिए य दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ क्या है? ए दिखाई दे रहा है। के लिए, यहाँ य दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है? ए दिखाई दे रहा है। लीजिए, लीजिए में देखिए ये य दिखाई दे रहा है,
ये लीजिए में ए दिखाई दे रहा है, पीजिए में य, सोई में ई, में क्या है यह है, यहाँ पे दोनों में आपको यह दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है पीजिए में ए और सोई में बड़ी ई। तो इस तरह से करके ये हमारा अशुद्ध माना जा रहा है, ये हमारा शुद्ध है। क्या है, आपके देखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं तो उस हिसाब से कौन सा शब्द होना चाहिए। ठीक है, गए के लिए, ग ए बोल रहे हैं आप, गए के लिए, या क्या कर रहे हैं गए। ठीक है, के लिए, 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 ली ए। ठीक है, लीजिए, लीजिए, पीजिए, पीजिए, सोई, यहाँ पे क्या है सोई, यहाँ सोई। ठीक है, तो इस तरह से करके जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो अपने आप आपकी ये अशुद्धियां भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान देना है। इस तरह की ही आपकी बहुत सी अशुद्धियां आपको देखने में मिलेंगी। आगे वाला जो है आपका वाक्य, शुद्ध वाक्यों का संशोधन, ये आप अपना देखिएगा कि इस तरह से लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां होती हैं, कारक संबंधी अशुद्धियां होती हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां मिलेंगी, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां मिलेंगी। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां और वाक्य के अन्य अशुद्धियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको आपके बुक में दिया है, पेज नंबर 215, 216, 215